अब हम सीखेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? आप लोग अपने घर में देखे होंगे, जब एक छोटे से छेद, जैसे दीवार में अगर आपका कहीं छोटा सा छेद हो, ठीक है, और उसी डायरेक्शन से अगर सनरेज आ रही हो तो उस लाइट से आपको दिखता है कि छोटे छोटे पार्टिकल मूव करते रहते हैं, आपको दिखते हैं वो, ठीक है। जो लाइट का पैटर्न बनता है उसको आप देख पाते हो और उसके अंदर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स देखते होंगे घूमते हैं, ठीक है। दैट पार्टिकल आर डस्ट पार्टिकल, वो डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, वो फॉरेन पार्टिकल है। तो ये जो पैटर्न बना है, इसी पैटर्न को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इसको हम साइंटिफिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं? साइंटिफिकली ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे अर्थ होती है, अर्थ में ढेर सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, ठीक है। और ढेर सारे मिक्सचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल से जैसे ही लाइट गुजरती है तो एक पैटर्न बनाती है जहां पे स्कैटरिंग होती है, और स्कैटरिंग के कारण जो लाइट हमें दिखती है उस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने? अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल दैट आर कॉल्ड कोलाइडल पार्टिकल। इन्हें हम कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ पार्टिकल होते हैं। माइन्यूट पार्टिकल मतलब एकदम सूक्ष्म, मतलब छोटे छोटे, बहुत छोटे, ठीक है। तो उसको हम कोलाइडल पार्टिकल कहते हैं। जब उनका कलेक्शन हो जाएगा तो उनको हम कोलाइडल पार्टिकल का सिस्टम कह लेंगे, ठीक है। और जैसे ही कोई बीम इन पार्टिकल्स से पास होती है, ठीक है, तो वहां पर आपको टिंडल इफेक्ट शो होता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहां लिख सकते हैं हैपेंस ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से होता है। अब हम सीखेंगे कि ये जो क्वेश्चन बोला जाता है इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन एक्चुअली एक टॉपिक है, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। इसको समझने के लिए छोटे से रिव्यू को मैं आपके सामने लेना चाहता हूं। रिव्यू में जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो वहां पर एक वाइट लाइट जब प्रिज्म से होके गुजर रही थी और फर्दर एक प्रिज्म लगाया था तो आउटपुट में जो रे आ रही थी तो वो व्हाइट लाइट आ रही थी। और खाली अगर एक प्रिज्म था तो एक व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट सकती थी, मतलब एक बैंड फॉर्म हो सकता था 7 कलर्स का। और वो 7 कलर कौन थे? विबग्योर थे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक व्हाइट लाइट 7 कलर्स के कंपोनेंट्स में टूट सकती है। फिर ये क्वेश्चन क्यों है कि ब्लू लाइट का स्काई दिख रहा है? तो इसका मतलब स्कैटरिंग वहां ज्यादा हुई होगी। अब स्कैटरिंग ज्यादा कैसे हो गई, इस बात को हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोग कंपैरिजन मेनली करते हैं रेड और ब्लू में। रेड और ब्लू दो लाइट्स में हम कंपैरिजन करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि ब्लू लाइट का जो लैम्डा है, ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ है, वो रेड लाइट से बहुत कम होता है, मतलब डिवाइडेड बाय 1.8, ठीक है। जैसे अगर इसका 181, जैसे अगर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट की अगर हम बात करें, अगर वो 180 होगा तो ब्लू लाइट का कितना होगा? ब्लू लाइट का 10 होगा, ठीक है। अगर हम इसको 180 एंगस्ट्रॉम कर दें, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है लैम्डा की यूनिट है, मतलब वेवलेंथ की यूनिट, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर ये होता है, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉम क्या है? वेवलेंथ की यूनिट है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो रेड लाइट से 1.8 फैक्टर से लेस होती है, मतलब इसके इतने डिविजिबल होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो रेड लाइट होती है वो लैम्डा ऑफ ब्लू टाइम्स 1.8 होती है, मतलब ब्लू का 1.8 गुना ज्यादा होती है। तो अगर आप कहेंगे कि अगर रेड लाइट की वेवलेंथ 180 है तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी? 180 डिवाइडेड बाय 1.8 दैट इज 10। अब सोचिए, एक 180 है और एक 10 है, तो 10 कम हुआ, मतलब लैम्डा ऑफ ब्लू कम ही आएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हैं डिवीजन हो रहा है तो कम ही आएगा रिजल्ट। तो आप कह सकते हैं रेड लाइट और ब्लू लाइट
में सबसे ज्यादा जो कम होगा वो कौन होगा, वो ब्लू लाइट होगा। ब्लू लाइट का जो लैम्डा होगा वो रेड लाइट के लैम्डा से कम होगा। इसको मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। अब आपको ये लॉ पता है, ये रेलेज लॉ। रेलेज लॉ से हमने क्या सीखा था कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि हाइयर द वेवलेंथ लोअर विल द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, और कितने पावर से, फोर्थ पावर से। मतलब लैम्डा ऑफ ब्लू इज मच लेसर देन लैम्डा ऑफ रेड। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू विल बी मच हाइयर देन इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेड। मतलब इस लॉ को अगर हम यहां पे लगाएंगे तो ये पता चलेगा कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ ब्लू ये बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट। ठीक है, क्योंकि इसके लैम्डा कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, लैम्डा कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा है, यही तो है ना। फिर यहां पर हमको क्या पता चला, इस वजह से कोई भी पार्टिकल जो ब्लू कंपोनेंट की रेज लेके घूमता है, अगर किसी एक छोटी सी पार्टिकल को हिट कर देता है, जैसे कोई लाइट आई उसके अंदर ब्लू कंपोनेंट था, तो ब्लू कंपोनेंट है तो ब्लू कंपोनेंट का मतलब ही कि उसकी वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ कम है का मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ज्यादा कैसे होगी, जब वो एक छोटे से माइन्यूट पार्टिकल से टकराएगा तो वहां पे स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो ऐसा ही पूरे वायुमंडल में होने लगता है, और वायुमंडल में ढेर सारे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हमारा वायुमंडल। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ऐसे ही कोलाइडेशन होता है ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे ही लाइट ढेर सारे पार्टिकल्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो वहां से स्कैटरिंग ऑफ लाइट जाने होने लगती है, तो पूरे हमारे क्लाउड्स के जो रंग हैं वो हमें कैसे दिखने लगते हैं, ब्लू। इसलिए हमारा जो स्काई है वो हमेशा ब्लू समझ में आता है हमें। ठीक है, अब हम लोग कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज पढ़ेंगे। इसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे एक डूबता हुआ सूरज और एक उगता हुआ सूरज लाल दिखता है। इसका सबसे सीधा कारण ये है और सबसे बेसिक कारण ये है कि जब भी हम सनसेट या सनराइज की बात करते हैं तो उस कंडीशन में ऑब्जर्वर के हॉरिजॉन्टली हम सन को एज्यूम करते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे ऑब्जर्वर, आप मान लीजिए यहां पर हैं तो सनसेट हो रहा है, तो सनसेट कहीं यहां हो रहा होगा, सनसेट इधर तो होगा नहीं, जस्ट ओवर योर हेड, तो सनसेट हमेशा यहां होगा। यहां पे सन दिखाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको डिस्टेंस कंपेयर करा सकूं कि यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, मतलब ऑब्जर्वर से दोनों ही पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो कहां कम और कहां ज्यादा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो होरिजन है वहां पर जो डिस्टेंस d है और जो जस्ट ओवर हेड है जो डिस्टेंस है वो x है, तो वहां पर d x से बहुत ज्यादा है, मतलब होरिजन की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो हमने लिखा कि d इज मच ग्रेटर देन x। अब दूरी ज्यादा है, तो जब दूरी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट कम स्कैटर कर रही है वो सीधे सीधे हमारे तक पहुंच जाएगी, और जो लाइट ज्यादा स्कैटर करती है वो स्कैटर होके उड़ जाएगी। तो इसमें से मतलब जो सन में से जो ब्लू लाइट्स हैं, ग्रीन लाइट्स हैं, ये सब स्कैटर करके स्कैटर आउट हो जाती हैं, मतलब उड़ जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं वायुमंडल में, हम तक नहीं पहुंचती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे लिए क्या पहुंचता है, हमारे लिए वो लाइट पहुंचती है जो लीस्ट स्कैटरिंग लाइट है, और लीस्ट स्कैटरिंग लाइट एक ही है ना। और रेड इसलिए है क्योंकि उसका लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा है मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, और वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम है। ये हमने रेलेज लॉ से पढ़ा है, वो यहां पे देखने को भी मिल रहा है। इस वजह से हमारा जो डूबता हुआ और उगता हुआ सूरज है वो हमेशा लाल दिखता है।